मेरी यूरोप यात्रा। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर केवल खादी ही पहना करता था। वहां जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा। इसीलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवा कर बनवाए। कपड़े की काट छाट भी देशी रखी। अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गए। पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता था। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाता है। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हैं। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों की मम्मी अर्थात शव जो पिरामिडों से निकले हैं वहां सुरक्षित रहते हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेटकर गाड़े हुए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं, तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार का सामान, सवारी के लिए नाव और रथ तक रखे जाते थे। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदाड़ो सिंध में जो गेहूं निकला है वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षण भंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला।
अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूर्व की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है। वहां की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर गाड़ी छोड़ देनी पड़ी। ऊंटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए यह सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊंट पर चढ़ा नहीं था। पिरामिडों को नजदीक से जाकर देखा। ये चौखूंटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बने होते हैं, वैसे ही थे। पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने हैं। भट्टों की तरह नीचे की चौड़ाई ज्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काटकर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी। संध्या समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे सईद बंदरगाह पहुंचे। जहाज वहां पहुंच गया था। खाना पीना रेलगाड़ी में ही हो गया था, अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर जब जहाज गुजरा तो वहां का शहर कुछ दूर से देखने में आया। पहाड़ साफ नजर आता था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिनों के बाद आनंद आता है। सभी यात्री उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं हो। मार्सेल्स में हम लोग सवेरे ही उतरे। वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी थॉमस कुक कंपनी की नौका से शहर देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही रात को रवाना होने वाली रेलगाड़ी में अपने लिए मैंने स्थान सुरक्षित करा लिया था। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस से गाड़ी बदलकर कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर रात के करीब 9 बजे लंदन पहुंच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंच गया था। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे मित्र मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ले लिया गया था। वह गोल्डर्स ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रोमा रोला से मिलूं।
पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण कार्ट्रिगी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंचक पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। 2 दिन तक वहां रोमा रोला से हमारी बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक दुभाषिया की सहायता लेनी पड़ी। वहां से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान और जिनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े देखने लगा। दुकानदार महिला थी। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उस महिला ने गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें वह पढ़ गई थी। वहां से फिर लंदन लौट आया। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहां उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लियाजिंग पहुंचा और वहां एक दिन ठहरा। वहां प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिक पहुंचा। वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा, जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिक से वेनिस गया। यह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। नाव के सिवा दूसरी सवारी वहां नहीं चलती। पानी के बीच चट्टानें हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से रोम पहुंचा। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा।